सबको डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि 2016 से लेकर के 2021 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको इसमें समाहित किया जाए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे बात करी गई है अवतल दर्पण के बारे में। इसका मतलब कॉनकेव मिरर की बात यहाँ पे हो रही है। और हमें जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी लेंस की होती है उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी मिरर की यानी दर्पण की होती है। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है, अगर अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिलहाल आभासी कोई भी नहीं है, यहाँ पे सभी वास्तविक की बात करी गई है, ठीक है। एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा और आभासी सीधा होता है। तो वास्तविक यहाँ पे देखते हैं कि किस में सीधा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वास्तविक और सीधा लिखा हुआ है। फिर डी वास्तविक और सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें कहा गया कि हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या है। तो हम जानते हैं कि शैवाल में हरित लवक पाए जाते हैं, उसके बाद में अनावृत बीजी इसमें भी पाए जाते हैं। और जो कवक है, कवक हरे नहीं होते हैं। कवक कैसे होते हैं, कवक श्वेत होते हैं यानी सफ़ेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, मशरूम क्या हरा होता है, नहीं, मशरूम कैसा होता है, मशरूम सफ़ेद होता है। तो इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें कहा गया कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। आयाम का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई तरंग है जो यहाँ से इस तरीके से चलती है, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है इसको हम कहते हैं आयाम, ठीक है, इसको आयाम कहते हैं। और इनके बीच की दूरी यानी इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें कहा गया है कि वायु दाब आरोपित करती है, जो एयर प्रेशर है वो कहाँ से आरोपित करती है। तो विकल्प हैं केवल ऊपर की दिशा में नहीं, केवल नीचे की दिशा में नहीं, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि निम्न में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। देखिए, सबसे पहले बात, अपरूप क्या होता है। अपरूप का मतलब होता है एक प्रकार का रूप, लेकिन किसका, कार्बन का। अगर यहाँ पे हमने कार्बन तत्व की बात करी है तो जो भी कार्बन के रूप होंगे उसके अंदर कार्बन के ही परमाणु पाए जाएंगे, तभी उसको अपरूप कहा जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग अलग हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय होते हैं, हीरा की अपनी संरचना होती है टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट की अपनी संरचना होती है, फुलरीन की अपनी एक संरचना स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें शुगर चारकोल तो इसका कोई ऐसा संरचना नहीं होती है और इसीलिए यह अक्रिस्टलीय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसमें कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहेंगे। इसको अभी डिस्कस हम कर चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक तरंग इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ये जो पार्ट यहाँ पे है इसको हम कहते हैं सुरंग। तो यहाँ पे एक सुरंग ये हो गया, दूसरा सुरंग ये हो गया, इनके बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें कहा गया है डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आमतौर पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें कहा गया है कि अमीबाइसिस यानी इसको हम पेचिस कहते हैं,
नामक एक बीमारी होती है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, यानी कौन सा परजीवी है जो उसके लिए उत्तरदायी है। तो हम जानते हैं कि जो अमीबॉइसिस होती है ये एक अमीबा होता है जिसको हम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा ये पेचिस कराई जाती है, यानी यही उत्तरदायी है उस पेचिस के लिए। पेचिस में दिक्कत क्या होती है, पेट में दर्द होती है, अकड़न होती है, उल्टी और दस्त भी आ सकते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है, कैलोरी प्रति मीटर है, नहीं हो सकता है। जूल, अगर यहाँ पे लिखा होता जूल प्रति डिग्री सेल्सियस तो हो सकता था, ये भी गलत है। और किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या फिर जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, दोनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार के बराबर है, यानी जो उत्प्लावन बल लग रहा है उसको ऊपर की ओर फेंक रहा है, उठा रहा है, और वस्तु का जो भार है वो दोनों बराबर है, तो इसमें क्या होगा, तो वस्तु सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो कंडुआ रोग है वो इनमें से किस में होता है। तो नींबू में नहीं होता है, आलू में नहीं होता है, लौकी में नहीं होता है, गेहूं में या फिर धान में ये कंडुआ रोग हो जाता है। तो यहाँ पे गेहूं दिया गया है, तो इसका आंसर गेहूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है प्रतिजन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंटीजन। जो एंटीजन होते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिजन, ये निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। पहली बात तो प्लाज्मा रुधिर कणिका है ही नहीं। प्लाज्मा तो खून का, हमारे रक्त का तरल पदार्थ है, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर ये चिपकी नहीं होती हैं। इसका आंसर आरबीसी होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आरबीसी होते, मान लेते हैं ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पे, सतह पे ये कुछ एंटीजेंस चिपके होते हैं। इन्हीं एंटीजेंस की मदद से हम पता लगाते हैं कि रुधिर वर्ग कौन सा है, ए है या फिर बी है या फिर ओ या फिर ए बी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अभिलंबवत बल है उसको क्या कहेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अभिलंबवत बल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम दाब कहते हैं, उसको प्रेशर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें कहा कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। तो लकड़ी का कोयला गलत है, शुगर चारकोल गलत है, जंतु चारकोल या फिर लैंप ब्लैक। तो हम सब जानते हैं कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए उसमें जंतु चारकोल मिलाया जाता है, जो काम करता है एक तरीके से विरंजक का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। इसमें कहा गया है कि घड़े में रखा पानी किस विधि से ठंडा हो जाता है। तो घड़े में रखा पानी जो होता है वो वाष्पन विधि से ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एजुसेट क्या है। एक शैक्षिक समिति है, नहीं है, शैक्षिक उपग्रह है, या शैक्षिक कार्यक्रम है, या फिर शैक्षिक प्रबंधन है। तो हम जानते हैं एजुसेट का मतलब क्या होता है, एजुसेट इसको बोलते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट। तो एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है। इसके बारे में हम लोगों ने कंप्यूटर की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर के जो पिछले वर्षों के पेपर नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि पत्ती में पाया जाने वाला जो रंध्र होता है वो स्थित कहाँ पे होता है। ऊपरी सतह पे, निचली सतह पर, डंठल पर या फिर पर्णाधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अधिकतम जो रंध्र होते हैं वो पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। मान लेते हैं ये पत्ती है, ठीक है, और पत्ती की जो लोअर सरफेस होती है, पत्ती की जो नीचे की सतह होती है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्र से गैसों का आदान प्रदान होता है और पत्तियाँ अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन पकाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं रंध्र। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। इसमें कहा गया है कि दाब अधिक होता है बैठने पर, नहीं होता है,
एक पैर से खड़े होने पर, दो पैर से खड़े होने पर, लेटने पर। देखिए अगर हम बैठेंगे तो हम काफ़ी क्षेत्रफल घेरेंगे, अगर हम दो पैर पे खड़े होंगे तब भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अगर हम लेट जाएंगे तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तभी प्रेशर यानी दबाव अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि रोटी मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है CH और O यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। चीनी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसका मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। नमक का फार्मूला होता है NaCl, जिसके अंदर कार्बन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो हम जानते हैं कि जितना ठोस माध्यम होगा ध्वनि की चाल उतनी तेज होगी, लेकिन प्रकाश की चाल उतनी धीमी हो जाएगी। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, लेकिन ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। तो हम जानते हैं कि पास्कल जो नियम है वो दाब से संबंधित नियम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और जो मधुमेह बीमारी है इसमें हमारे बॉडी में पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में जो इंसुलिन होता है हार्मोन, इसका स्राव कम हो जाता है, जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह में दिक्कत क्या होती है? हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की ज़्यादा अधिक मात्रा होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। इस वजह से ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो जाता है, अधिक हो जाता है, और वो यूरिन के माध्यम से बाहर भी निकलता है। और जहाँ पे वो व्यक्ति यूरिन त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, वहाँ पे चींटियाँ भी इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये संकेत है कि उस व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है, तो यहाँ पे विकल्प दिए गए, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। बीच में मोटा नहीं होता है। फिर यहाँ पे है कि बीच में पतला, किनारों पर मोटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। इसमें कहा गया कि पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो इन सब को बनाने में, इन सब का निर्माण करने में जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है हरित लवक? जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, विषाणुओं में नहीं होता है, वनस्पतियों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो हम जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कागज है, नहीं है। जंतु चारकोल है, नहीं है। कोयला है, नहीं है। हीरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाता है। अगला है कि द्रव के गैस में बदलने की जो क्रिया है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि चना या फिर मटर की जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम क्या है। तो आमतौर पर जो बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया कि दाब का मात्रक क्या है। देखिए वैसे तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगर कहीं पे पास्कल लिखा हुआ है तो वो सही है, लेकिन यदि पास्कल नहीं लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि दाब का मतलब क्या होता है। दाब मतलब होता है प्रेशर। तो P बराबर होता है F/A, जहाँ पे F मतलब होता है फोर्स यानी बल और A मतलब होता है एरिया। तो हम जानते हैं कि फोर्स यानी बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है 31। इसमें कहा गया कि कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो कुकिंग गैस के अंदर जो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ब्यूटेन
सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आर्यभट्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये गुप्त काल में थे, वो बहुत प्राचीन है। डॉक्टर हार्वर्ड माइकल भी नहीं है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संचारी रोग है। संचारी मतलब ऐसा रोग जो फैलने वाला होता है। कैंसर किसी को फैलता नहीं है। किसी व्यक्ति में कैंसर अगर यदि है तो उसी में रहता है। मधुमेह भी किसी में है तो उसी में रहता है। जोड़ों में दर्द अगर किसी को हो रहा है तो उसके साथ जो बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, उसको नहीं होगा। हैजा लेकिन ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है, तो इसी को हम संचारी रोग की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। देखिए, एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ होती हैं जो खासकर जीवाणुओं को मारने में, किसको? खासकर जीवाणुओं के विरुद्ध काम करती हैं। ठीक है, तो कौन सी आपको पहचानना है? अभी हमने देखा था इंसुलिन तो हार्मोन होता है, ये नहीं होगा। ऑक्सिन भी हार्मोन होता है, ये नहीं होगा। अल्ड्रिन भी नहीं होगा। आंसर है पेनिसिलिन। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पेनिसिलिन है वो विश्व की पहली प्रतिजैविक दवा है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने वाली मशीनों में उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है। और अगर हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी और आग बुझ जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन 36। इसमें कहा गया है कि दाब का MKS मात्रक है। इसको अभी हमने देखा था। इसका मतलब इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 21 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं। तो हमने सारी कोशिश करी है कि इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को 2016 से लेकर के 2021 तक के सभी क्वेश्चंस को रखें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसका तो आपको आंसर पता ही हो गया होगा, दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर अगला है 37। इसमें कहा गया है कि डैश सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश उत्पन्न करता है। अभी इसको हमने देखा है और ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है पिछले वर्षों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका आंसर सही हो जाता है। फिर अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें कहा गया है कि जो बाह्य कर्ण होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो बाह्य कर्ण होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीकरण संपदा क्या है? देखिए, नवीकरण संपदा वो संपदा होती है कि जिसका जो उपयोग है, जिसको हम यूज़ करते हैं और फिर वो धीरे धीरे फिर से अपना स्थान घेर लेती, फिर से वो बन जाती है। तो लगातार उपयोग हम करते रहते हैं धीरे धीरे और बनती रहती है, तो उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोयला को अगर एक बार उपयोग कर लिया गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल को अगर इस्तेमाल कर लिया गया ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का अगर उपयोग कर लिया गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है मृदा। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश को उपयोग करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। वायु है, हवा है, तो इस तरीके से ये सब किस में आती हैं? नवीकरण संपदा में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मृदा होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में, और जानते हैं कि कौन कौन से अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो हम सब जानते हैं कि कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान जो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसका मतलब कि किसी वस्तु के अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है, एक है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इनके योग को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सूत्र अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सूत्र इसका होगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रतिध्वनि है इसको सुनाई देने के लिए उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं 7 और क्वेश्चन 8, इसको डिस्कस करेंगे हम वाइट बोर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतिध्वनि, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इको। इको सुनने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक के अंदर इसका आंसर 16.6 मीटर लिखा हो, जो सही हो सकता है, सही मान लेंगे इसको हम। लेकिन आमतौर पे अगर देखें तो इसका सही आंसर 17 मीटर होता है। कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर 17 मीटर के अलावा 16.6 मीटर लिखा हुआ है तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसको आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, और हम सब जानते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत ज़्यादा स्लो होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सबको पता होगा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये कहाँ पे होती है, तो ये निर्वात में, वैक्यूम में होती है। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करना शुरू करता है तो उसकी चाल घटना शुरू हो जाती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, तो यहाँ पे प्रकाश से कोई हमको मतलब नहीं है, ध्वनि की बात करेंगे। अगर हम ध्वनि की बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसको हम मान के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, कितनी होगी, 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो बहुत कम है लाइट की स्पीड से। अब यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति आवाज निकाल रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये जो व्यक्ति है ये उत्पादक है, क्योंकि जो सोर्स है उत्पादक है, जहां से साउंड निकलेगा, जहां से ध्वनि उत्पन्न होगी, ये उत्पादक है। तो ये क्या करता है, ये चिल्लाता है। मान लेते हैं ये हेलो चिल्लाता है, हेलो। तो इसके मुख से जो साउंड वेव्स इस तरीके से निकल के जाती हैं और आगे जाकर के किसी दीवार से या किसी पहाड़ से टकराती हैं, और टक्कर होने के बाद फिर वह पुनः वेव्स वापस आती हैं और इसके कान पर पड़ती हैं। ये अपनी उस ध्वनि को चिल्लाता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हेलो। उसके बाद इसको सुनाई पड़ती है इसकी खुद की आवाज़, हेलो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कहीं पे अगर आप चिल्लाते होंगे किसी का नाम, तो उसका नाम कई बार आपको सुनाई पड़ता है। आपने बोला हेलो, तो ध्वनि आएगी हेलो 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 हेलो, इस तरीके से साउंड आता है। इसी को इको कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि इसके द्वारा जो साउंड उत्पन्न किया गया है, वो उसको हम मान लेते हैं कि उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहाँ से यहाँ तक उत्पादक से परावर्तक की जो बीच की दूरी है उसको हम डी मान लेते हैं। ठीक। उसके बाद जैसे ही वो ध्वनि, वो साउंड वेव, वो ध्वनि तरंग इस परावर्तक पर टकराई और वापस इसके कान तक आई, इसको हम मान लेते हैं D1। ठीक है भाई, तभी तो इसको सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको दूरी मिल गई है, डिस्टेंस क्या है, D और D1। एक चीज हम जानते हैं, हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हमको यहाँ पे दूरी पता करनी है। क्या पता करनी है कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, हमको दूरी पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो हमारा जो फार्मूला है वो ये मिल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमको दूरी क्या मिली थी, एक ये D है, यहाँ पे D1 है, तो दूरी हमको मिली थी 2D बराबर ध्वनि की चाल कितनी है, तो 340 मीटर है। और समय कितना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि साउंड जहाँ से उत्पन्न हो रहा है और जिस सरफेस पे जाके वो टकरा के वापस आता है, यानी साउंड उत्पन्न होने और साउंड परावर्तित होने के बीच का जो कम से कम समय है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। यानी साउंड यहाँ से उत्पन्न हो रहा है और साउंड इस सरफेस पे जाकर टकरा के वापस आता है, तभी इसको इको सुनाई देगी। उसके बीच का समय कम से कम 0.1 सेकेंड होना ही चाहिए, तभी इको सुनाई देगा।
तो यहाँ पे जो सेकेंड है, यहाँ पे जो टाइम की बात हो रही है, जो टाइम क्या है, तो समय यहाँ पे 0.1 सेकेंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 2D बराबर 340 को जो गुणे करेंगे आप 0.1 से, तो यहाँ पे 34 आएगा। तो अब यहाँ पे 2D इक्वल टू 34 हो गया है। अब यहाँ पे हमको D फाइंड करना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा 34/2। 2 से काटेंगे इसको हम, तो हमको पता है कि 17 से कटेगा, तो 17 हमारा क्या आया है डिस्टेंस। तो जो हमको D मिला है, वो क्या है 17 मीटर डिस्टेंस मिली है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर 16.6 मीटर दे रखा हो, ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट है वो 17 मीटर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें कहा गया सिराएं क्या होती हैं। सिराओं को इंग्लिश में हम वेन्स कहते हैं और धमनियों को हम आर्टरीज कहते हैं। सिराएं एक विशेष प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारे अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं। तो अगर इसको हम सही तरीके से समझें, तो यहाँ पे जरा देखते हैं, मान लेते हैं फेफड़ा है, ठीक, फेफड़े 2 होते हैं। तो हमारे फेफड़े से जो ब्लड, जो रुधिर हमारे हृदय तक आता है, मान लेते हैं ये हमारा हृदय है, ठीक, हमारे फेफड़े से हमारे हृदय तक जो रुधिर आता है वो कहाँ जाता है, दाहिने वाले कॉलम में जाता है कि बाएं वाले कोष्ठक में जाता है। तो हमारे फेफड़े से जो ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और वो हमारे बाएं वाले अलिंद में प्रवेश करता है, और बाएं वाले अलिंद से फिर वो प्रवेश करता है बाएं वाले निलय में। तो हमारा जो बायां वाला भाग हृदय का होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है, जिसको हम लाल कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे फेफड़े से जो ब्लड हमारे हृदय तक पहुँचता है वो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, और वो हमारे हृदय के बाएं वाले अलिंद से बाएं वाले निलय में प्रवेश करता है। तो फेफड़े से हृदय तक ब्लड को कौन ले जाती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फुफ्फुस सिरा, यहाँ से फुफ्फुस सिरा ले जाती है। फुफ्फुस सिरा फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे हृदय से फिर जो रुधिर होता है वो हमारे अंगों तक पहुंचता है, हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचेगा, ऑर्गन्स तक, जैसे मस्तिष्क है या किडनी है, ब्रेन है, या फिर बहुत से और ऑर्गन है जहाँ तक पहुंचेगा। अब अंगों तक पहुंचा, तो जो अंगों तक ब्लड पहुंचा है इसको कौन ले जाएगा, तो इसको धमनियाँ ले जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे हृदय में जो ब्लड पहुंच चुका है वो शुद्ध है, और शुद्ध रुधिर को अंगों तक धमनियाँ ले जाएंगी, ठीक है। यानी फेफड़े से लेकर के अंगों तक कैसा ब्लड जा रहा है, शुद्ध ब्लड जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि अंगों से फिर वापस जो ब्लड आता है, तो यहाँ फिर से यहाँ पे डायग्राम हम हृदय का छोटा सा बनाते हैं समझने के लिए। तो वापस में जो ब्लड आता है अंगों से, वो हमारे दाहिने वाले हृदय में आता है अलिंद में, और उसके बाद प्रवेश करता है नीले में। तो इसको हम नीले कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय का दाहिना वाला भाग होता है अलिंद और निलय, ये अशुद्ध होता है, क्योंकि इसके अंदर अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है वो यहाँ से फेफड़े में जाएगा, और इस तरीके से साइकिल पूरी हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिराएं क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे। अच्छा, अंगों से हृदय तक दाहिने वाले हिस्से तक जो ब्लड जाता है वो कौन ले जाती हैं, वो सिराएं ले जाती हैं, वो सिराएं ले जाएंगी, यानी वेन्स ले जाती हैं। और उसके बाद फिर दाहिने वाले पार्ट से हमारे फेफड़े तक जो ब्लड जाता है उसे फुफ्फुस धमनी ले जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिराएं क्या होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सिराएं वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो हमारे
शरीर के अंगों से, जो हमारे संपूर्ण शरीर से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं, उन्हें शिराएं कहा जाता है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप इतना लिख के आएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि धमनियाँ क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे धमनियाँ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? धमनियाँ वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो हमारे हृदय से अंगों तक शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, ये धमनियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछे कि फुफ्फुस शिरा क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारे फेफड़े से हृदय तक जो शुद्ध रुधिर को ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन्हें हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फुफ्फुस धमनी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारे हृदय से फेफड़े तक जो रुधिर को ले आने वाले रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन्हें फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और फुफ्फुस धमनी किस प्रकार के रुधिर को ले आती है? तो ये अशुद्ध रुधिर को ले आती है, अशुद्ध ब्लड को ले आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शिराओं के साथ साथ में बाकी सारे जितने महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे पूरा कंप्लीट वीडियो देखा होगा, किस तरीके से हम लोगों ने न्यूनतम दूरी की बात करी और किस तरीके से हमने शिराओं के बारे में, धमनी के बारे में, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी के बारे में समझा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो बाहरी संवेदनाओं के उत्तर में तुरंत अपने आप हो जाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो जैसे कोई बाहरी संवेदना मिलती है तो उसके उत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में वो तुरंत हो जाती हैं। इन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल है कि तेज रोशनी पड़ने पर आँख की पुतली अचानक छोटी होने लगती है, ये ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, अगर हमारे नाक के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स चले गए, धूल के कण चले गए, तो अचानक से छींकना शुरू हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो अचानक होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, एक प्रकार की कैसी होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि नवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? अभी हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन में इसको देखा था, तो यहाँ पे आप कैसे इसको लिख के आएंगे? यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया गया है। इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसको आप लिख करके आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? आपको इसके बारे में लिखना है। तो हम जानते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप एक या अधिक का नया पदार्थ बनता है। इसका मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट जरूर बनता है। जैसे दूध का दही में बनना, तो अभी दूध था और दूध से दही बन रहा है, तो एक नई चीज़ बन रही है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, यानी धूप से, यानी सूर्य के प्रकाश से क्या बन रहा है? पौधे अपना खाना पकाते हैं। तो इस तरीके से हम रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो आप लोग, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इस अभिक्रिया को भी लिख करके आएंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगला है रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको एलपीजी कहते हैं। रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो देखिए, जो एलपीजी होती है वो गंध रहित होती है, उसमें कोई गंध नहीं आती है, वो गंधहीन होती है। अगर एलपीजी गैस इस तरीके से लीक होगी तो वो गंधहीन होती है, तो हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर कोई माचिस जलाएगा तो आग पकड़ लेगी। तो इसीलिए करते क्या है, उसके अंदर हम एक गंध वाला पदार्थ जिसको हम कहते हैं एथिल मरकैप्टन, इसको मिलाते हैं, जिसका फार्मूला क्या है? C2H5SH। इसको मिलाते हैं तो जैसे ही गैस लीक होती है, साथ में ये पदार्थ भी लीक होता है और ये एक गंध उत्पन्न करता है, जिससे हम जान जाते हैं कि गैस लीक हो रही है। तो इस तरीके से इसको हम लिख के आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहा गया कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? क्रांतिक कोण का अभिप्राय क्या है? तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। तो बहुत ही सरल तरीके से समझा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, ये पूरा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। यहाँ से जब वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो अपने अभिलंब से, ये जो आप देख रहे हैं ये अभिलंब है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम एक काम करें, अगर हम जो इसका इंसिडेंट रे है यानी जो इसका आपतन किरण है, जो आपतित किरण है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे इस तरफ तो जो अपवर्तन कोण है वो इस तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ये इसके तल को स्पर्श कर देगा, छू देगा, तो ये 90 डिग्री का पूरा हो जाएगा। तो ये जैसे 90 डिग्री का होगा तो हम जो आपतन कोण है इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे जरा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब यहाँ पे आपतन कोण से है और आर का मतलब यहाँ पे है अपवर्तन कोण से। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम एक काम करें कि अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो जो ये है ये भी इधर बढ़ेगा। तो जैसे इधर बढ़ेगा तो ये इसको टच कर लेगा, छू लेगा इस तरीके से। इसको भी मैंने दिखाया है दूसरे इमेज में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या कहते हैं, जो आपतन कोण है उसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी इसको हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरे वाले इमेज में दिखाया गया है, जैसे इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाया गया वैसे जो अपवर्तन कोण था वो 90 डिग्री का हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण है यही क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर कौन से है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है, जैसे मीथेन। अगर मीथेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम समझेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे CH4 होता है फार्मूला। तो C एक है और उससे सिंगल बॉन्ड से यानी एकल बंध से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेंगे एसिटिलीन और एथिलीन का, तो यहाँ पे C2H4 ये एथिलीन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जो C है वो डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विबंध होते हैं। अगर हम बात करेंगे एसिटिलीन में तो इसका फार्मूला क्या होता है, C2H2। तो C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो एसिटिलीन जो होता है, अब यहाँ पे अगर इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे 3 बंध हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका कि कैसे इसको लिख के आएंगे हम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 तो इसमें कहा गया है कि किन्हीं 2 खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। यानी ऐसे कवक जो हम खाते हैं जिसको सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो खाने वाले कवक समान रूप से मशरूम होते हैं, जैसे कैथेरेलस और अगेरकस बिस्पोरस। तो इनको हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। तो हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको सही से समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए ये एक पारदर्शी प्रिज्म है और ये एक श्वेत प्रकाश की किरण है। इसको जैसे ही गुजारा जाता है किसी पारदर्शी प्रिज्म से तो वो इस श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो 7 रंगों में टूट जा रही है। यहाँ पे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है और यहाँ पे येलो है, ऑरेंज और रेड है। तो इस तरीके से हमको 7 कलर प्राप्त होते हैं और यही जो 7 कलर हैं यही होते हैं इंद्रधनुष के कलर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा और इसे पास्कल भी कहा जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आपको बताना है। हम जानते हैं कि इस दोष में व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से देख नहीं सकता है। उसको वो धुंधली दिखाई देंगी या स्पष्टता दिखाई नहीं देंगी।
तो इसको ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप लोग बताएंगे इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं इस तरीके से। फिलहाल ये कैसे होता है, देखिए ये हमारी रेटिना है, ये हमारी रेटिना है और ये अंदर लगा हुआ है लेंस, जो प्राकृतिक रूप से आँख के अंदर लेंस लगा होता है। जब प्रकाश की किरण इसके अंदर जाती है और वो जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो रेटिना के पीछे बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके पीछे यहाँ पे बन रहा है। बस यही रीज़न है हाइपरमेट्रोपिया के होने का। अगर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर तो कोई दोष, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पीछे बनने की वजह से दिक्कत हो जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना होकर इसके दूर बनता है, पीछे बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य की जो श्रवण क्षमता है किस आवृत्ति तक सुनाई देती है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का कान एक निश्चित सीमा के बीच आवृत्तियों को ही सुन सकता है। जैसे 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्तियां हैं केवल वही सुनाई देती हैं। आवृत्ति का मात्रक हमको पता है हर्ट्ज होता है, तो इस तरीके से हम इसको लिख करके आएंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि फ्यूज से क्या अभिप्राय है। फ्यूज का मतलब क्या होता है, देखिए फ्यूज से अभिप्राय क्या होता है। फ्यूज सामान्य रूप से टिन और लेड की एक मिश्र धातु होती है। यह परिपथ का एक सुरक्षात्मक अवयव होता है जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत प्रवाह को रोक देता है। इससे हमारे जो अप्लायंस होते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें रखी हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि साधारण हीटर या फिर फ्रिज में 5 से 10 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं का नाम लिखिए। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, उसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन, उसके अलावा पेनिसिलिन। तो ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो जीवाणुओं से प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि इस विधि के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर, ठीक है, कम तापमान में रखकर या फिर निर्जलीकरण यानी उनका सारा जल निकाल करके उनको सुखा करके शुष्क करके रखा जा सकता है लंबे समय तक। तो इस तरीके से इसको हम लिख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। इसमें कहा गया कि कोल गैस क्या होती है। तो हम जानते हैं कि कोल गैस का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन आदि का मिश्रण होता है कोल गैस। इस गैस का उपयोग ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। देखिए, जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को चंद्रमा रोक लेता है, अतः चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है। ठीक है, और ये कब होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे पिक्चर के अंदर, इस इमेज के अंदर, कि ये सूर्य है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, मून यानी चंद्रमा आया हुआ है। तो होता क्या है कि सूर्य से आने वाला जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, केवल यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति रहते होंगे उनको उस समय अंधेरा दिखाई देगा, और उसी के कुछ मिनट के बाद में जैसे चंद्रमा यहाँ से खिसक के नीचे आएगा वैसे सूर्य ग्रहण कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से दिखा करके आएंगे।